नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, हमारी जो है 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारी 4 यूनिट जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है साथियों, और इसका आज ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा और हमारी क्रैश कोर्स की ये 11वीं क्लास होगी। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा नियम है वह पूर्ण निरपेक्ष लागत सिद्धांत, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। ठीक है साथियों, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। और सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण या निरपेक्ष लागत सिद्धांत। यानी कैसे हम पूर्ण लागत सिद्धांत भी बोलते हैं और निरपेक्ष लागत सिद्धांत भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है साथियों, तो इसको जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत है इसको दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ साहब को इसका प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है। अब ये इसमें क्या बताते हैं, एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इंटरनेशनल व्यापार होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? इसका एकमात्र जो कारण है ना इंटरनेशनल ट्रेड का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इसका कारण कि निरपेक्ष लागतों में अंतर होता है। निरपेक्ष लागतों में अंतर होता है, मतलब अलग अलग देशों में जो वस्तुएं हैं ना उनकी निरपेक्ष लागतों में क्या होता है, अंतर होता है। तो इसीलिए दो देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, ठीक है साथियों। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए और बी, ए और बी दो देश हैं। ठीक है, अब ए कोई वस्तु मान लो ये 10 रुपए में बना रहा है। ठीक है, वहीं बी कोई वस्तु मान लो 50 रुपए में बना रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा कि जो देश इस मान लो ये देश क्या कर रहा है और ये वस्तु कौन सी है, ये वस्तु ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो आप क्या देखेंगे, जो बी है ना, बी वो वस्तु इसी वस्तु को एक्स वस्तु को 50 रुपए में बना रहा है और जो ए है
वो एक्स वस्तु को 10 रुपये में बना रहा है। तो जो बी देश है ना, बी देश को इस वस्तु को यहाँ से खरीदने में फायदा रहेगा। ठीक है, मतलब ये खुद इस वस्तु को नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में निरपेक्ष लागतों में अंतर है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, ये बी यहाँ से वस्तु को क्या कर लेगा, विनिमय कर लेगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप इस क्वेश्चन में ये याद रखें कि जो निरपेक्ष लागत का सिद्धांत है ये एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, और इसमें निरपेक्ष लागतों में अंतर देखा जाता है। तो आगे हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी कंट्री होंगी, कंट्री ए और बी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, या मान लो कोई भी वस्तु मान लो, वाइन मान लो। ठीक है, वाइन पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे आप क्लॉथ मान लो। ठीक है, क्लॉथ मान लो। तो मान लो ये पर यूनिट कॉस्ट को बनाने में वाइन को 180 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, और ये कितने खर्च कर रहा है, 90 क्लॉथ बनाने में। और ये बी कंट्री है जो वाइन बनाने में 120 रुपये पर यूनिट खर्च कर रहा है। और ये पर यूनिट क्लॉथ बनाने में जो वी कंट्री है ना, वो क्या कर रही है, 200 रुपये। तो ये क्या करेंगे कि जो ए कंट्री है वो वाइन खरीद लेगी बी कंट्री से, क्योंकि वो सस्ता बना रही है, ये महंगा बना रही है। और जो बी कंट्री है ना, ये क्लॉथ कहाँ से खरीद लेगी, ए कंट्री से, क्योंकि ये क्या बना रही है, ये क्लॉथ बहुत महंगा बना रही है बी कंट्री, वो 200 में बना रही है पर यूनिट कॉस्ट, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम आ रही है, लेकिन फिर भी क्लॉथ के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। तो ये कंट्री क्या करेगी, ए कंट्री क्लॉथ इसको दे देगी, और बी कंट्री क्या करेगी, ये वाइन इसको दे देगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में जो है ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम, ये हमारा निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। आगे अब हम बात करेंगे नंबर 2, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी। ठीक है साथियों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, ये रिकॉर्डो साहब ने दिया था, डेविड रिकॉर्डो। ठीक है, ये डेविड रिकॉर्डो साहब ने दिया था। इन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में बताया था कि किसी देश को उस वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए जिसे वह दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादन कर सकता है। मान लो जैसे कोई एक कंट्री है, ये मान लो वाइन बना रही है, और बी कंट्री हमारी क्लॉथ बना रही है। ठीक है, ये दो चीजें अलग अलग देश बना रहे हैं।
अब क्या होगा कि अगर ए कंट्री वाइन को बहुत कम दामों में बना रही है, मतलब बी की अपेक्षा, ठीक है, तो ए क्या करेगी, ए वाइन बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त करे। और अगर बी कंट्री क्लॉथ को सस्ता बना रही है ए की अपेक्षा, तो बी क्या करेगी, बी क्लॉथ बनाने में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई, जैसे आपने देखा होगा दर्जी होता है, दर्जी दर्जी अपने जूते स्वयं बनाता है क्या, जूते नहीं, वह जूतों को कहाँ से खरीदता है, मोची से। ठीक है, मोची से खरीदेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये एक जोड़ी जूते बनाएगा ना, तब तक ही 3 जोड़ी कपड़े सिल सकता है, 3 जोड़ी कपड़े बना सकता है। ठीक है, और 3 जोड़ी कपड़े बनाने में ना इसकी जो लागत होगी वो एक जोड़ी जूते बनाने से कम आएगी, मतलब जूते बनाएगा ना तो ज्यादा आएगी। तो दर्जी क्या करेगा, ये इससे मोची से कपड़े ले लेगा और मोची दर्जी से कपड़े ले लेगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। इसी तरह ए क्या बना रही है, वाइन बना रही है, क्योंकि ए को क्लॉथ बनाने में ना बहुत ज्यादा लागत उठानी पड़ती है, वहीं बी को वाइन बनाने में बहुत ज्यादा लागत उठानी पड़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है कि मतलब जो व्यक्ति या जो भी देश किसी एक चीज को सस्ता बनाता है किसी दूसरे देश के मुकाबले, तो उसे क्या करना चाहिए कि जो वस्तु को सस्ती बना लेता है उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा देश है भारत, ठीक है, भारत देश है हमारा। अब मान लो इसको कंपेयर करेंगे हम यूएस से, ठीक है, या फिर यूएस छोड़ो, इसे हम कंपेयर करेंगे चाइना से। ठीक है, अब मान लो कि भारत में एक स्मार्टफोन बनाने में 20,000 का खर्च आ रहा है। ठीक है, वहीं चाइना इस स्मार्टफोन को केवल 8,000 रुपये में बना देता है। ठीक है, तो भारत को इसे बनाने में ना खुद का नुकसान है, तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को जो स्मार्टफोन है ना वो चाइना से खरीद लेना चाहिए। ठीक है, भाई अगर या फिर मान लो कोई और देश ले लो, यूएस ले लो। ठीक है, यूएस क्या है, टेक्नोलॉजी में आगे है, टेक्नोलॉजी में भारत से आगे। तो मान लो जैसे कोई अपने कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, या फिर बहुत से ऐसे एरिया हैं, या फिर युद्ध के लिए अपने यहाँ बहुत सारी सामग्रियां जो यूएस से आती हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए, वहां से उन चीजों को ले आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अपने मसाले होते हैं, तो मसाले अपने यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि यूएसए में मसाले होते नहीं है, और अगर वो करने की भी कोशिश करेगा ना तो उसकी जो कॉस्ट आएगी ना बहुत ज्यादा आएगी। तो इस तरह से दो देशों के बीच ट्रेड होता है। तो यही क्या है साथियों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी भी जो है टेबल बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह हमारी कंट्री हो जाएगी। ठीक है, यह हमारी कंट्री हो गई। ठीक है, और ये पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ ये बाइन है। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा क्लॉथ है। ठीक है, और ये हमारी कंट्री फर्स्ट और ये कंट्री सेकंड है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट 80 रुपये में वाइन बना रही है। ठीक है, मान लो, और ये 90 रुपये में बना रही है क्लॉथ को। ठीक है, वहीं ये पर यूनिट वाइन बनाने में जो सेकंड कंट्री है ना वो 120 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है,
और जो वी कंट्री है वो पर यूनिट कॉस्ट क्लॉथ में खर्च कर रही है 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो वाइन है ना, वाइन वो कंट्री फर्स्ट से खरीदने में फायदा रहेगा। ठीक है, सेकंड को ये यहाँ से खरीद लेगी, और वहीं जो क्लॉथ खरीदेगा ना, क्लॉथ क्लॉथ वो यहाँ से खरीद लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच फर्स्ट और सेकंड जो कंट्री है ना, वो इन दोनों में ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो ये सिद्धांत है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, और इसकी मान्यताओं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी मान्यताओं को बहुत मैंडेटरी याद रखें। ठीक है, इसकी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। मान्यताएं, एजम्पशन। नंबर 1, ये 2x2x1 मॉडल है। ठीक है, मॉडल है, यानी कि 2 देश, 2 वस्तु और एक साधन, यानी उत्पादन का एक साधन। ठीक है, अब नंबर 2, जो दोनों देश है ना, दोनों देश इनकी प्रीफरेंस समान है, मतलब इनकी रुचियां समान है। ठीक है, रुचियां कैसी है इनकी, रुचियां समान है, रुचियां समान है। नंबर 3, श्रम ही उत्पादन का साधन है, श्रम ही उत्पादन का साधन है। ठीक है, यहाँ ये मैंने बताया था आपको कि साधन क्या है, केवल एक साधन है, क्या है, श्रम, श्रम ही उत्पादन का साधन है। नंबर 4, श्रम समरूप है, यानी कैसा है, होमोजीनियस है, श्रम समरूप है, समरूप है। ठीक है, श्रम समरूप है। अब साथ ही ये वाली जो इसकी एजम्पशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रम लागत, श्रम लागत श्रम इकाइयों की, श्रम इकाइयों की संख्या निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। और ये जो श्रम लागत होती है ना, श्रम लागत, ये श्रम लागत जो है ना, श्रम लागत की क्या करती है, कीमत निर्धारित करती है, कीमत निर्धारित करती है। ठीक है साथियों, नंबर 6, प्रौद्योगिकी जो है ना साथी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये स्थिर है। ठीक है, नंबर 7, जो परिवहन लागत है ना, परिवहन लागत, परिवहन लागत शून्य है। ठीक है, और नंबर 8, साधन देशों में गतिशील है, साधन देशों में गतिशील है, गतिशील है, जबकि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच कैसे हैं, अगतिशील, अगतिशील
ठीक है। और नंबर हमारी जो एजम्पशन है 9, दोनों देशों में स्वतंत्र रूप से व्यापार होता है, स्वतंत्र व्यापार है, ठीक है, स्वतंत्र व्यापार है दोनों देशों के बीच। और नंबर 10, साधन जो है ना, साधन उत्पादन के साधन, ये पूर्णतया पूर्ण रोजगार में है, पूर्णतया पूर्ण रोजगार में, पूर्ण रोजगार में, ठीक है। तो ये इसकी 10 एजम्पशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर साथियों ये बहुत ध्यान देना है कि 2 × 2 × 1 मॉडल, यानी 2 देश 2 वस्तु और 1 साधन, रुचियां समान है, श्रम ही उत्पादन का साधन है, ठीक है, और श्रम समरूप भी है, यानी कि होमोजीनियस है, प्रौद्योगिकी स्तर है, परिवहन लागत शून्य है, और साधन देशों में, जो साधन है, साधन ये देशों में तो गतिशील है, जबकि दोनों देशों के बीच कैसे हैं, अगतिशील है, स्वतंत्र व्यापार और साधन पूर्णता पूर्ण रोजगार में, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर इसे हम एक नाम और जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है साथियों। तो ये और ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, ये जो है हेक्सर ओहलिन ने दिया था, ठीक है। ये इसके कौन है, प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन करता है, ठीक है साथियों। और इसको दिया था 1919 में, 1919 में। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जैसे मान लो हमारा भारत है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में क्या ज़्यादा है, भारत में श्रम ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, यूएस की, अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या ज़्यादा है, अमेरिका में पूंजी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ओहलिन साहब थे, हेक्सर और ओहलिन साहब थे, इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत में ये बताया था कि जिस देश के पास जैसे साधन ज्यादा होंगे, जैसे जिस देश के पास श्रम ज्यादा है तो वह श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ठीक है। और अगर किसी देश के पास पैसा ज्यादा है, क्या ज्यादा है, किसी देश के पास पैसा ज्यादा है, तो वह पूंजी प्रधान या पूंजी गहन वस्तुओं को उत्पादन करेगा, पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ठीक है साथियों। तो हेक्सर ओहलिन साहब ने अपने सिद्धांत में यही बात बताई थी, ठीक है। और इनकी जो एजम्पशन है ना, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनकी एजम्पशन को बहुत ही मैंडेटरी याद रखें। और यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मान लो अपना भारत है, ठीक है, तो भारत किस चीजों को उत्पन्न करता है, जिसमें श्रम अधिक लगता है। जैसे कि अपने यहाँ से क्या जाता है, अपने यहाँ से बहुत सारी दवाएं बनकर विदेशों को जाती हैं, ठीक है, विदेशों को जाती हैं, क्या
दवाएं। अब दवाओं बनाने में ना आपने देखा होगा कि जो अपने इंडस्ट्री एरिया है जैसे कि हिमाचल है और भी बहुत ज़्यादा मतलब कई जगह एरिया हैं, ये तो मैं केवल अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे सबसे पास में पड़ता है। तो वहाँ दवाएं जो बनती है ना, वह लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मतलब उन्हें बनाना है, फिर उन्हें मतलब लोड करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? श्रम की। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या बनाता है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में आ गया हमसे। किसमें? टेक्नोलॉजी में। जैसे मान लो हमें लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिएगा तो किसके पास जाना पड़ेगा? अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये लैपटॉप कैसी चीज़ है? लैपटॉप कैसी चीज़ है? ये पूंजी गहन चीज़ है। ये पूंजी पूंजी अबेंडेंट हम बोल सकते हैं। पूंजी अबेंडेंट, ठीक है, यानी कैपिटल अबेंडेंट, पूंजी गहन वस्तु है ये। ठीक है, तो साथियों जिस देश के पास श्रम ज्यादा है वो श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, और जिस देश के पास पूंजी ज्यादा है वह पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। अब हम बात करेंगे इस मॉडल के एजम्पशन के बारे में। ठीक है साथियों, एजम्पशन यानी कि मान्यताएं। नंबर एक, ये दो मॉडल है। ठीक है, यानी कि जो रिकॉर्डो का मॉडल था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, वो कैसा था? वो 2 गुणा 2 गुणा 1 मॉडल था। लेकिन ये कैसा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 मॉडल। इसको आप याद रखें। यानी कि दो देश, दो वस्तु और दो साधन। ठीक है, दो साधन। ठीक है, और ये दो साधन जो है ना, ये दो साधन श्रम और पूंजी। पूंजी, ठीक है, श्रम और पूंजी। वहीं इन्होंने जो अगली मान्यता बताई है, नंबर 2, वस्तुओं तथा साधन बाजारों में वस्तुओं तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, प्रतियोगिता है। ठीक है, और वही टेक्नोलॉजी कैसी है? प्रौद्योगिकी स्थिर है। प्रौद्योगिकी स्थिर है। नंबर 4, परिवहन लागत भी शून्य है। परिवहन लागत नहीं है। ठीक है, उत्पादन के जो साधन है ना, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन ये पूर्ण नियोजित है। पूर्ण नियोजित यानी कि फुल्ली एम्प्लॉयड है। फुल्ली एम्प्लॉयड है। ठीक है, और उत्पादन के जो साधन है वो एक देश में तो गतिशील है। गतिशील है किसकी अपेक्षा से? देश के, एक देश के। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दो देशों के मध्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दो देशों के मध्य, तो ये साधन कैसे हैं? अगतिशील है। ठीक है साथियों, अगतिशील है। तो इसकी मेजर मान्यताएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बड़ा ही हमारा इम्पोर्टेंट एक मॉडल और है जिसे हम बोलते हैं हैबरलर का
हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। अवसर लागत सिद्धांत यानी कि हैबरलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है साथियों। अब जो हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत था ना, इन्होंने एक तरह से इस अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, कैसा तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो था इसकी आलोचना की है, ठीक है, इसकी आलोचना की है हैबरलर साहब ने, ठीक है। और बताया कि जो रिकॉर्डों का सिद्धांत है ये श्रम के मूल सिद्धांत पर आधारित है। ये वाला जो रिकॉर्ड तुलनात्मक लागत सिद्धांत है श्रम के मूल सिद्धांत पर आधारित है। मूल सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। पर श्रम का मूल सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में मतलब जो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है ना, ये कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितना श्रम समय लगता है उसी के बराबर उस वस्तु का मूल्य होता है, ठीक है। मतलब जितना समय लगता है, जितना श्रम समय लगता है, श्रम समय के बराबर वस्तु का मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य होता है। अब इस बात का खंडन जो किया था हैबरलर साहब ने किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने एक बात रखी थी रिकॉर्डो साहब ने कि जो श्रम है ना, श्रम वो समरूप है। इसकी एजम्पशन आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। श्रम कैसा है? समरूप है। अब हैबरलर साहब ने इनकी जो एजम्पशन थी लगभग सभी मतलब मोस्टली एजम्पशन को इन्होंने गलत ठहरा दिया, उसको क्या कर दिया अवास्तविक बताया कि इनकी जो मान्यता है ना, रिकॉर्डो साहब की मान्यताएं जो हैं कैसी है? अवास्तविक है, यानी कि झूठी है, ठीक है। इन्होंने बताया कि श्रम, अब इनकी एजम्पशन आती है, इनके मतलब जो इनकी जो आलोचना है हैबरलर साहब की, बताते हैं कि श्रम कभी समरूप नहीं हो सकता, श्रम समरूप नहीं हो सकता। साथियों, यह श्रम समरूप होने का क्या मतलब है? श्रम समरूप होने का मतलब है कि मान लो ए श्रम है, बी श्रम है, सी श्रम है, डी श्रम है, इनकी जो काम करने की क्षमता है या जो इनके अंदर जो कौशल है ना वो समान है। तो क्या आप देखें अगर व्यवहारिक भाषा में, तो क्या ये समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसी बात का खंडन हैबरलर साहब ने किया था कि श्रम कभी समरूप नहीं हो सकता। और इन्होंने रिकॉर्डों ने बताया था कि जो उत्पादन का साधन है ना, उत्पादन का साधन क्या बताया था उन्होंने? केवल श्रम बताया था। उत्पादन का साधन श्रम ही नहीं हो सकता। जबकि हैबरलर ने क्या बताया? उत्पादन का साधन श्रम ही नहीं हो सकता, बल्कि भूमि, पूंजी और तुम्हारी की प्रौद्योगिकी, ये भी तो जो है उत्पादन का साधन हो सकती हैं। ये वाली चीजें भी तो श्रम का
मतलब श्रम जो उत्पादन का साधन है वो भी तो हो सकती हैं। तो इन्होंने अपनी ये बात कही थी कि भूमि, पूंजी, प्रौद्योगिकी ये भी क्या हो सकती है, ये भी जो है उत्पादन की साधन हो सकती है। ठीक है। अब और इन्होंने एक बात और कही थी हेबलर साहब ने कि जो जैसे अलग अलग जो वस्तुएं हैं ना, जो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग अनुपात में काम में लिया जाता है। अनुपात में काम में लिया जाता है। अब रिकॉर्डों ने क्या बताया था, रिकॉर्डों ने तो केवल श्रम को ही माना था ना, कि श्रम जो है वो केवल एकमात्र जो है वो उत्पादन का साधन है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि भूमि, पूंजी और भी कई सारी चीजें जो है वो उत्पादन का साधन हो सकती हैं। और इन्होंने बताया था कि वस्तुओं को उत्पादन, किस वस्तु को उत्पादन करना है, उस वस्तु के हिसाब से अलग अलग अनुपात में हम उत्पादनों के साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे हेवलर साहब ने एक बात कही थी। हेवलर साहब ने उत्पादन स्थापनता वक्र का जो है स्थानापन्नता वक्र, इसको प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब इसी वक्र को सैमुअल्स साहब ने क्या कहा था, इसी वक्र को सैमुअल्सन ने क्या कहा था, इसी वक्र को सैमुअल साहब ने नाम दिया था उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, और उत्पादन संभावना वक्र को हम रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक अर्थशास्त्री और थे लर्नर ने जो है इस वक्र को क्या कहा था, इन्होंने इस वक्र का नाम दिया था उत्पादन उदासीनता वक्र। उत्पादन उदासीनता वक्र। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो हेवलर के स्थापनता वक्र को लर्नर ने क्या नाम दिया था, तो उत्पादन उदासीनता वक्र। या क्वेश्चन आया कि हेवलर के स्थापनता वक्र को सैमुअल्सन ने क्या नाम दिया था, तो सैमुअल्सन ने इसे कहा था उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे हेवलर मॉडल की मान्यताएं क्या कहती हैं। मान्यताएं, ठीक है साथियों, एजम्पशन देखेंगे। ठीक है। नंबर 1, 2 देश हैं। ठीक है, यानी कि 2 देश, भाई 2 मॉडल। ठीक है, 2 मॉडल। ठीक है। मेन रूपली इन्होंने जो साधन जो माने हैं ना उत्पादन के, वो श्रम और पूंजी मानी है। ठीक है, यानी कि 2 देश, 2 साधन और 2 वस्तु। ठीक है। और इन्होंने जो दूसरा एजम्पशन दिया था कि साधन तथा वस्तु बाजार, साधन तथा वस्तु बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, पूर्ण
प्रतियोगिता है और प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है। प्रत्येक साधन की पूर्ति कैसी है? की पूर्ति स्थिर है। साथियों, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि इन्होंने जो पूंजी के साधन बताए थे इसमें अच्छा प्रौद्योगिकी को काट देना, ठीक है। प्रौद्योगिकी नहीं है, केवल भूमि और पूंजी है, ठीक है। प्रत्येक साधन की पूर्ति कैसी है? स्थिर है। नंबर 4, प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार है। प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार है, ठीक है। पूर्ण रोजगार है और प्रौद्योगिकी स्थिर है। प्रौद्योगिकी कैसी है? स्थिर है, ठीक है। परिवहन लागत भी 0 है। परिवहन लागत भी कैसी है? 0 है, ठीक है साथियों। और व्यापार भी दोनों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और सबसे इसकी मोस्ट जो एजम्पशन है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर है। सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर है, ठीक है साथियों। ये हमारा हो गया हैबलर का सिद्धांत। अब आगे हम बात करेंगे व्यापार की शर्तें। और साथ ही यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो साथियों, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग अर्थशास्त्रियों इनका प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें। नंबर 1, व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें। वस्तु विनिमय शर्तें, ठीक है। यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो साथियों, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का प्रतिपादन जो किसने किया था। तो आप याद रखें, इनका प्रतिपादन जो किया था विलियम टॉसिंग ने। विलियम टॉसिंग ने, ठीक है साथियों। इन्हें साथियों एक और नाम से जानते हैं, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है साथियों। इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो टॉसिंग साहब जो थे हमारे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। टी सी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एम। आप इस सूत्र को बहुत ही जरूरी से याद रखें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे हम बात करेंगे
कि यहाँ पर जो टीसी है ना, टीसी तो आपका हो गया नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जो पीएक्स हमारा है ये हो गया प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है साथियों, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की कीमत, निर्यात की कीमत। यहाँ से साथियों न्यूमेरिकल भी आता है, और जो न्यूमेरिकल आता है वो मैं आपको बताऊंगा की पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, या फिर मैं जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है जितना भी आता है उसकी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करें। प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि आयात की कीमत, आयात की कीमत। ठीक है साथियों, तो ये फॉर्मूला पे याद रखें क्योंकि फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है। आगे जो टॉसिंग साहब थे, इन्होंने एक और जो है व्यापार की शर्तें दी थी, और उनका नाम था व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तें। व्यापार की सकल वस्तु विनिमय शर्तें। ठीक है साथियों, यानी कि ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये भी साथियों किसने दी थी? विलियम टॉसिंग ने, विलियम टॉसिंग ने इन्हें दिया। ठीक है, और इन्होंने भी इसके अंतर्गत एक सूत्र दिया था, और जो सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही से सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है साथियों, क्यू एम अपन क्यू एक्स, टी जी बराबर क्यू एम अपन क्यू एक्स, और यहाँ टी जी बराबर है आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और हमारा जो क्यू एम है ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि आयात की मात्रा, आयात की मात्रा। ठीक है साथियों, आयात की मात्रा। क्यू एक्स हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की मात्रा, निर्यात की मात्रा। ठीक है साथियों, तो ये आप याद रखें, इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करने वाले हैं नंबर 3, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की, व्यापार की आय शर्तें, आय शर्तें, व्यापार की आय शर्तें, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको इसको इसका जो प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है वो दिया था डोरेंस और स्टालिन ने। इनका प्रतिपादन किसने किया था? डोरेंस और स्टालिन साहब ने। ठीक है, डोरेंस और स्टालिन साहब ने इनको प्रतिपादन किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जितना भी पैसा कमाओ ना, जितना भी, जितना भी पैसा कमाओ, कहां से? निर्यात से। निर्यात करोगे तभी तो पैसा मिलेगा आपको, निर्यात से। वो सारा कहाँ खर्च कर दो? वो सारा आयात पर खर्च कर दो।
आयात पर खर्च कर दो। यानी कि जितना भी निर्यात से आपको कम रहा है उतना कहाँ खर्च कर दो, आप आयात पर खर्च कर दो। इन्होंने एक सूत्र दिया था, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन पी एम। क्यू एक्स के लिए आपको कहीं कहीं एफ एक्स भी मिलेगा, ठीक है। तो उन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की कीमत, ठीक है। क्यू एक्स हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। और जो हमारा पीएम है प्राइस ऑफ इंपोर्ट, प्राइस ऑफ इंपोर्ट यानी कि आयात की मात्रा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, नंबर 4, व्यापार की एकल कारक शर्तें, व्यापार की एकल कारक शर्तें, एकल कारक शर्तें, ठीक है। वो व्यापार की आय शर्तें हो गई, ये व्यापार की एकल कारक शर्तें यानी कि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इनको प्रतिपादन करने का जो श्रेय जाता है साथियों, वो जैकब वाइनर को जाता है। किसको जाता है? जैकब वाइनर साहब को, जैकब वाइनर। और साथियों यहाँ से या तो इनका फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, या डायरेक्टिव पूछा जाएगा कि ये वाली शर्तें या ये वाली टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दी थी। तो आपको प्रतिपादनकर्ता के साथ साथ इनका सूत्र भी बहुत जरूरी याद होना चाहिए, ठीक है। टी एस बराबर यानी कि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर पी एक्स इंटू जेड एक्स अपॉन पी एम, ठीक है साथियों, ये इसका फॉर्मूला है। पी एक्स बराबर आपका प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। और जेड एक्स जो आपका है निर्यात उद्योग का, निर्यात उद्योग का उत्पादकता सूचक, ठीक है साथियों, उत्पादकता सूचक। और जो पीएम हमारा है ये प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। आगे हमारी एक व्यापार की शर्त और बचती है लास्ट, उसको हम और बताते हैं आपको। ये हमारी व्यापार की द्विकारक शर्त, व्यापार की द्विकारक शर्तें, ठीक है। यानी कि डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है साथियों। ये व्यापार की द्विकारक शर्तें अगले पेज पर बताते हैं साथियों। व्यापार की द्विकारक शर्तें यानी कि टी डी बराबर पी एक्स अपॉन पी एम इंटू जेड एक्स अपॉन जेड एम। यहाँ पर पी एक्स पी एम क्या है आपको पता है, और जेड एक्स और जेड एम भी आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पी एक्स हमारा जो है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट,
प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है साथियों। PM जो हमारा प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है साथियों। ZX हमारा निर्यात उद्योग का उत्पादक सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट। ठीक है। निर्यात उद्योग का उत्पादकता सूचकांक, उत्पादकता सूचक कहेंगे साथियों। ठीक है। और जो हमारा ZM है वो आयात उद्योग का उत्पादकता सूचकांक। ठीक है साथियों। तो ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और साथियों ये हमारी 5 यूनिट चल रही है। 5 यूनिट हमारी कल के बाद रह जाएंगी, जिन्हें हम जल्दी से कवर करने के बाद की पॉइंट का कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है। और की पॉइंट के कोर्स में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो साथियों आप इन क्लासों को जरूर देखें। इन क्लासों को देखने के बाद आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो साथियों आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।